5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा, पर्व 5 भारतीय शिक्षा की भूमिका, विषय 3 शिक्षा का व्यवस्थात्मक पक्ष। भारतीय शिक्षा का विनाश अंग्रेजों ने 1770 अर्थात 18वीं सदी में शुरू किया था। उससे पहले उनका मानस बनना शुरू हो गया था कि यदि भारत पर स्थायी रूप से विजय पाना है और भारत को स्वाधीन करने के उपरांत भी उनके मानस में बैठ जाना है तो शिक्षा के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। तो तब से लेकर के 19वीं सदी के पूर्वार्ध की समाप्ति तक जो ब्रिटिश शिक्षा रूपी राहु था, इसे हम ब्रिटिश राहु कहेंगे, तो जो ब्रिटिश राहु था उसने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को ग्रस लिया था और 21वीं शताब्दी के आज तक यानी कि 2025 तक ये ग्रहण छूटा नहीं है। पूरी शिक्षा को ग्रसा हुआ है और ये ग्रहण और अधिक गहरा होता जा रहा है। तो स्वाधीन भारत में शिक्षा स्वाधीन नहीं है। तो मैं 3 बात करता हूँ, स्वत्रयी की बात करता हूँ। स्वत्रयी कौन कौन सी? स्वधर्म होना चाहिए, स्वदेशी होनी चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए। आज हम स्वाधीन तो हो गए हैं किंतु स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्र उसे कहते हैं जब तंत्र भी अपना हो, तंत्र पराया नहीं हो। अभी तो हम पराये तंत्र को लेकर के ढो रहे हैं सब। तो शिक्षा के पश्चिमीकरण का जो एक बड़ा अंश है वो है शिक्षा का सरकार के अधीन होना, सरकार के हस्तगत होना। और भारतीय शिक्षा अपने प्रदीर्घ इतिहास में कभी भी सरकार के अधीन नहीं रही। यही कारण है कि भारत में पहली बार शिक्षा विभाग अंग्रेजों ने खोला। उससे पहले आप इतिहास में किसी का भी शासन रहा हो, आपने कभी नहीं सुना होगा कि शिक्षा विभाग का नाम ये था, क्योंकि शिक्षा क्या थी? पूरी तरह स्वतंत्र थी। इसीलिए वो शिक्षा राज्य के लिए और प्रजा के लिए, दोनों के लिए कल्याणकारी बनी रही। वैसे तो शिक्षा ही क्यों, भारतीय समाज में कोई भी व्यवस्था, हमारे यहाँ पर व्यापार, उद्योग, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, परिवार कोई भी राज्य या शासन के अधीन नहीं था और ये स्वाभाविक भी था। एक प्रकरण मुझे याद आता है कि जब बाल गंगाधर तिलक ने विवाह की आयु बढ़ाने का भी विरोध किया, जो हमने अध्ययन भी किया। क्यों किया उन्होंने विरोध? क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय समाज स्वयं सुधरे, कानून से सुधार नहीं हो पाता। इसीलिए फिर हम पहले कानून बनाया कि 18 वर्ष और 21 वर्ष के नीचे विवाह नहीं होगा। फिर हमने बनाया कि बाल विवाह को निषेध करेंगे। ठीक है, तो एक के बाद एक प्रक्रिया चल रही है। तो जब समाज के माध्यम से जागरूकता आती है वो स्थायी होती है, जो स्वतंत्र रूप से जागरूकता आती है वो स्थायी होती है। इसीलिए सरकार बार बार कहती है कि सोशल मोबिलाइजेशन। इसका अर्थ ये नहीं हम सरकार का विरोध करें या कानून नहीं बनाना चाहिए। इसका तात्पर्य है सोशल मोबिलाइजेशन करने के बाद कानून बने या उसके साथ में सोशल मोबिलाइजेशन हो, सामाजिक जागरूकता हो, तो चीज़ें अधिक प्रभावी और अधिक स्थायी होती हैं। और शासन का कार्य क्या है? व्यवस्था देखें, सुरक्षा देखें, अनुकूलता देखें, अवरोध दूर करें और प्रजा की स्वतंत्रता की और स्वायत्तता की रक्षा करें। इस पूरी व्यवस्था पर जो सबसे बड़ा आघात किसी ने किया तो वो ब्रिटिशर्स ने किया। जो स्वाधीन थी वो व्यवस्था पराधीन हो गई, जो स्वतंत्र थी वो राज्य के अधीन चली गई, परतंत्र हो गई। तो अंग्रेजों को तो कभी स्वायत्तता समझ ही नहीं आई, क्योंकि उन्होंने तो अपने स्वार्थ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पराई प्रजा को अपने अधीन बनाना चाहा। और अब सारी व्यवस्थाएं जब अधीन हो गई राज्य के, तो शिक्षा भी उसके अधीन हो गई। हम उनके लिए पराये थे ना, तो पराये को क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा। और नियंत्रण करने के लिए क्या? एक नियम, एक शासन आरोपित करना पड़ेगा। वही अंग्रेजों ने किया। और शिक्षा का शासन के अधीन होना हमारे लिए सबसे दुखद पहलू था और उनके सबसे अनुकूल पहलू था, क्योंकि धीरे धीरे प्रजा को स्वतंत्र होने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है।
आज कोई शिक्षक समझ नहीं सकता है कि क्या मैं स्वतंत्र रूप से विद्यालय अकेला चला सकता हूँ क्या, बिना शुल्क के और बिना सरकारी व्यवस्था के चला सकता हूँ या नहीं। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था एक बिजनेस स्कूल का जो चंडीगढ़ में है, किसी से मान्यता नहीं है उसकी, वो स्वतंत्र रूप से चलता है, वहाँ की फीस भी 45 लाख रुपया है और वहाँ से निकले हुए बच्चे को 40 लाख रुपए वार्षिक न्यूनतम मिलते हैं पूरे देश में कहीं भी जाएं। जब इस तरह का व्यावसायिक स्कूल, बिजनेस स्कूल खड़ा हो सकता है तो क्या एक विद्यालय खड़ा नहीं हो सकता। ये तो आज का दृष्टांत है, पुराना भी नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में हमारे व्यवस्थाएं ऐसी ही थी। और धीरे धीरे जो पराधीनता थी और स्वतंत्रता थी वो शिक्षा ने उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार की, क्योंकि स्वतंत्रता के समय में भी भारतीय शिक्षा का चिंतन नहीं हुआ। शिक्षा ही नहीं, सारे समाज ने भी क्या की, अधीनता स्वीकार की। तो सारी चीज़ें छिन्न विच्छिन्न हो गई और शिक्षा के माध्यम से शिक्षित वर्ग में भारतीय जनजीवन को संचालित करने वाली सारी व्यवस्थाएं तिरस्कार और हीनता की भावना से युक्त हो गई। आज जो सरकारी होती है वो हमें अच्छी लगती है, जो असरकारी होती है वो अच्छी नहीं लगती। एक छोटा सा, मैं कल पढ़ रहा था भारतीय चित्त मानस और काल, धर्मपाल जी का ग्रंथ, उसमें लिखा हुआ था क्या कोई व्यक्ति केवल भोजपुरी बोलता है उसको शिक्षित मानोगे आप? बिल्कुल वास्तविकता ये है कि ये भोजपुरी नहीं बोलता है, भोजपुरी केवल आती है, इसको हिंदी नहीं आती इसलिए पढ़ा लिखा नहीं है। बाद में व्यक्ति हिंदी सीख लेता है तो उसको क्या बोलते हैं कि इसको नागरी हिंदी नहीं आती, अर्थात अच्छी हिंदी नहीं आती इसलिए पढ़ा लिखा नहीं। फिर एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं कि इसको अंग्रेजी नहीं आती, ये काहे का पढ़ा लिखा। फिर एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं कि देखो अभी तो अमेरिका का बोलबाला है पूरे विश्व में, इसको अमेरिकन अंग्रेजी नहीं आती, इसका क्या लेना देना। फिर एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं कि अब तो मल्टीपोलर विश्व हो गया है, अब अमेरिकन अंग्रेजी नहीं, अब आपको आनी चाहिए जर्मन, फ्रेंच, ये भाषाएं आनी चाहिए, तब जाके आप पढ़े लिखे। तो बताओ ये रुकेगा कहाँ पर जाकर, ये तो अंतहीन है ना। जबकि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत सरल तात्पर्य था, जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञान को जानता है और अपने जीवन में उसका प्रयोग करता है वही ज्ञानी है, वही शिक्षित है। वास्तविक ज्ञान क्या है? सभी में परम तत्व को देखना, संसार के कल्याण के लिए काम करना। किसानी भी करोगे तो किसान का ये दायित्व है कि मैं अपने खेत को रसायन से युक्त नहीं होने दूंगा, ताकि भूमि के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर और मनुष्य के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। वो सबसे शिक्षित है। अब बताओ ये कहाँ जाके रुकेगा भाषा। तो शिक्षा का तात्पर्य कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये आएगा तो ही शिक्षित है। स्थानीय परिवेश में आप अधिक से अधिक परम तत्व को केंद्र में रखते हुए सभी के साथ एकात्मता स्थापित हुए क्या दे सकते हो, वो है ज्ञान, वो है शिक्षा। अभी क्या एकात्मता है बताइए? विद्यालय में सब लड़ते रहते हैं, कार्यस्थल पे लड़ते रहते हैं, घरों में लड़ते रहते हैं, क्या ये एकात्मता है? दूर दूर तक एकात्मता नहीं। आज जो हमारा समाज चल रहा है वो हमारे विश्वास से नहीं चल रहा है, वो हमारे पूर्वजों के भरोसे से चल रहा है, उनके विश्वास से चल रहा है। और वर्तमान में तो हमारे संविधान और कानून हैं जो सरकार के हस्तगत है, केवल प्रजा के पुण्य बचे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ परिवार संस्था कुछ मात्रा में बची हुई है। उसमें भी न शिक्षा स्वायत्त बची, न अर्थार्जन स्वायत्त बचा। हमने हमारे दर्जी काका कथा पढ़ी, सोचिए हमने स्वतंत्र लोगों को क्या कर दिया? परतंत्र। और यदि हम पुनः केवल एक काम शुरू कर दे भारतीय प्रजा कि हम बने बनाए कपड़े नहीं खरीदेंगे, बताओ कितना बड़ा काम होगा। आप कितने करोड़ लोगों को रोजगार दोगे, कितने करोड़ परिवारों का पेट भर दोगे केवल एक छोटे से काम से। हमें छोटा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा है। हमने उस दिन गुना किया था, 7 लाख गाँव में यदि एक में 3-4 दर्जी भी हैं, ठीक है, तो कितना हो गया? 28 लाख। और यदि 5 परिवार के सदस्य भी है तो भी कितना? 1.25 करोड़। तो 1 करोड़ लोग सीधे दर्जी के पेशे से जुड़े हुए। और हमने क्या किया है? 200, 400, 500, 1000 कंपनियों के
के पास सारी की सारी चीज़ें छोड़ दी। अब वो कंपनी अरबपति खरबपति पता नहीं क्या बन रही है, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जो मूल व्यक्ति था दर्जी, वो बेरोजगार हो गया, वो बेचारा इधर उधर भटक रहा है। उसका बच्चा नौकरी प्राप्त करने के लिए तड़प रहा है, जबकि वो क्या था, पूरी तरह से स्वतंत्र था। आज हमारे यहाँ कोई स्वायत्त संस्था बची है तो वो परिवार संस्था है, और परिवार ही एकमात्र ऐसा स्थान है जिससे हम बच सकते हैं। इसीलिए एक विद्यापीठ की स्थापना की है, पितामही विद्यापीठ, ग्रैंड मदर्स यूनिवर्सिटी, कि घर में हम क्या शिक्षा दे सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बचा है। वर्तमान में हमारा खान पान देखिए कैसा है, वेशभूषा देखिए, मनोरंजन देखिए, व्रत उपवास, कथा श्रवण, पर्व त्यौहार, संतानों का संगोपन अर्थात पालन पोषण और विवाह इत्यादि, ये पश्चिमी प्रभाव से हतबल हो चुके हैं। हतबल का अर्थ है पूरी तरह से क्षीण हो चुके हैं, दुर्बल हो चुके हैं, प्रभावहीन हो चुके हैं, परंतु स्वायत्त हैं, ये विशेषता है। विवाह समारोह में चाहे कितना भी पश्चिम हो, लेकिन फेरे होना, गीत गाना, वो सामान्य चीज़ें क्या अभी भी बची हुई हैं, इसलिए हमारा दायित्व है कि उनको बचाए रखना। तो प्रजामानस आंतरिक द्वंद्व से ग्रसित है। क्या? एक तो उनको लगता है कि भारतीय संस्कृति की बहुत महत्ता है, और हमारे जो मेधावी पूर्वज थे उन्होंने तपश्चर्या खूब की थी, लेकिन वर्तमान में जो पश्चिम का भीषण झंझावत है वो भी हमें लील रहा है, वो वोकिज्म के रूप में या मॉडर्निज्म के रूप में हमें लील रहा है। और जो समस्त रचना थी, जो हमारे सभी ऋषियों के गहन मनोवैज्ञानिक विवेक और समझ का परिणाम थी, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। और जहाँ अनेक देश ईसाई हो गए, नष्ट हो गए, वो अपनी संस्कृति नहीं बचा पाए, तो भारत आज भी अपनी संस्कृति बचा पा रहा है। वो क्षत विक्षत और घायल तो है, लेकिन भारत आज भी भारत है। इसीलिए भारत क्षीण प्राण हुआ है, गत प्राण नहीं हुआ, अर्थात उसके प्राण पखेरु नहीं उड़े, अभी मृत नहीं हुआ है। आप देखिए बड़ी से बड़ी रोमन सभ्यता के अवशेष म्यूजियम में तो हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं बचा है वहाँ जो अपने आप को रोमन कह सके। तो इस क्षीण प्राणता का लक्षण क्या है कि भारत अंतरंग और बहिरंग में निरंतर संघर्षरत है। कैसे? अंदर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाहर लोगों को देखता है कि ऐसे लगेंगे तो लोग कहेंगे हम तो पुराने हैं। जैसे मैं नीचे बैठ के पढ़ता हूँ, आपको भी अभी शुरू कराएंगे नीचे बैठ के पढ़ना, ठीक है? तो बाहर के लोगों को लगेगा ये नीचे बैठ के क्यों पढ़ते हैं, बैठा तो कुर्सी पर जाता है। जबकि आज हम सुबह 7 बजे मिलने गए शंकराचार्य जी से, जो द्वारका पीठाधीश्वर आए हुए थे आज, सदानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे मिलने गए सुबह। तो उन्होंने क्या बताया जाते ही पता है, हमें कहा कि देखिए आप कुर्सी तो है नहीं हमारे, आप कहाँ बैठेंगे? मैंने कहा हम तो नीचे बैठेंगे। आप बैठते हैं? मैंने कहा हम बैठते हैं। तो उन्होंने पहली बात कही कि आपके घुटने खराब नहीं होंगे यदि आप नीचे बैठते हो। ये जाते ही महाराज जी ने हमको बोला। इसका तात्पर्य क्या है? हम पश्चिमी व्यवस्था से एक तो इतना बड़ा फर्नीचर खरीदते हैं, पैसा अपव्यय होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है क्योंकि लकड़ी इत्यादि चीज़ें भी लगती हैं, और दूसरा अपने शरीर को भी नष्ट कर रहे हैं। यानी पश्चिमी व्यवस्था हमें भी नष्ट कर रही है और पूरी प्रकृति को भी नष्ट कर रही है। तो हमें क्या लगता है कि नहीं, कुर्सी तो घर में होनी चाहिए, सोफ़ा तो घर में होना चाहिए, इससे हमें खराब लगेगा, और नहीं लगाएंगे तो अंदर वाला मन अनुमति नहीं दे रहा कि भाई सर ने तो पढ़ाया था, है या नहीं, कि भाई नीचे बैठना चाहिए। लेकिन बाहर की व्यवस्थाएं क्या हैं कि सोफ़ा होना चाहिए। सोफ़े की हमारे यहाँ मना नहीं थी, सोफ़ा भी हमारा ही है, क्योंकि राजा महाराजा जितनी भी सभाएं होती थी सोफ़े पर बैठते थे, लेकिन नियमित रूप से नीचे बैठने का चलन था। पढ़ने के लिए, भोजन के लिए, छोटी मोटी व्यवस्थाओं के लिए सब नीचे बैठते थे, निरर्थक फर्नीचर नहीं होता था। अब आप इस कक्ष में देखिए, पूरा क्या है? यदि हम इसके अंदर से फर्नीचर हटा दें तो क्या होगा बताइए? और उसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हो आप कक्ष का। सबसे बड़ी बात, कितनी जगह खुल जाए, किसी भी तरह यूज कर, हाँ किसी भी तरह पर, और इससे अधिक लोग आ सकते हैं।
और इससे एक और गड़बड़ी होती है, मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा जो मस्तिष्क है वो ब्लॉक हो जाता है। तो हमारा मस्तिष्क भी ब्लॉक हो चुका है क्योंकि पूरा भरा भरा दिखता है। ये मनोविज्ञान कहता है कि जब सब चीज़ भरी होती है तो मन भी क्या हो जाता है, भर जाता है। क्षमता खत्म कर देता है। तो यही है अंदर और बाहर का संघर्ष, अंतरंग और बहिरंग का निरंतर संघर्ष। तो भारत का अंतरंग तो भारत है, नीचे लिखा है देखिए, और बहिरंग पश्चिम है। अंतरंग का कहना बहिरंग नहीं मानता और बहिरंग का समर्थन अंतरंग नहीं करता। यही हो रहा है ना। इनके निरंतर संघर्ष में दिन प्रतिदिन संकट भीषण हो रहा है, परंतु आशा तो अभी भी बची है। संघर्ष भीषण कैसे हो रहा है कि दादा दादी कहते हैं ऐसे काम करो, माता पिता कहते हैं ऐसे करो, और बच्चे कहते हैं नहीं ऐसे करो। क्यों? क्योंकि बेचारे हम तो कम उल्टा सीख रहे थे अपने विद्यालयों में, बच्चे तो बहुत ही विपरीत सीख रहे हैं अपने विद्यालयों में, क्योंकि उनके यहाँ तो पूरी तरह विपरीतगामी विचार आ चुके हैं। परंतु ये सरल तो नहीं है। इस चीज़ को संतुलित करना और पुनः शिक्षा को स्वायत्त करना सरल नहीं है। तो किसकी इच्छा शक्ति के बल पर शिक्षा स्वायत्त होगी, बताइए? शिक्षक। केवल और केवल शिक्षक ही शिक्षा के अधिष्ठाता है, परंतु वे भी हार चुके हैं। उनको लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। उनकी न तो स्वतंत्र होने की चाह है, न ही उनमें शक्ति शेष है। और सरकार शिक्षा को मुक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वहाँ जिंदा व्यक्तियों का आधिपत्य नहीं होता, सिस्टम का आधिपत्य होता है। और सिस्टम जीवित नहीं होने के कारण उसमें न लचीलापन होता है, न विवेक होता है, न भावना होता है। और सिस्टम में काम करने वाले जिंदा हैं, परंतु वे भी सिस्टम से जकड़े हुए हैं। यहाँ जीवित का अर्थ ये नहीं है कि जीवित और मरा हुआ। जीवित का अर्थ है वहाँ तो सीधे सपाट नियम होंगे। आपको तो 7 बजे प्रवेश करना ही है, चाहे 7 बजे से पहले आपका पैर फिसल गया हो, ठीक है, बरसात हो रही हो, नियम 7 बजे का है, क्योंकि सिस्टम बेचारा देख ही नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि सिस्टम सही नहीं कर रहा है या सिस्टम अनुचित कर रहा है। सिस्टम है अपने आप में ही ऐसा है। सिस्टम हमेशा निर्जीव ही होता है, सजीव होता ही नहीं है कभी। और सारे शिक्षक क्या हैं? सिस्टम से जकड़े हुए हैं और सिस्टम के आधिपत्य में काम कर रहे हैं। तो इस देश में यदि स्वतंत्र होने की सबसे कम किसी वर्ग में चाह है तो वो कौन से हैं? प्रशासक वर्ग, हमारा वर्ग, जिसमें सचिव से लेकर सामान्य बाबू तक सब लोगों का समावेश है। चाहे संस्कृति विभाग का हो सचिव, या चाहे वनवासी विभाग का हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे एमपी का, बिहार का, हरियाणा का, ये सारा वर्ग क्या करता है? अंग्रेजी में बात करता है, अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करता है और अंग्रेजी नहीं जानने वालों को उसी दृष्टि से देखता है जैसे ब्रिटिशर्स भारतीयों को देखते थे। कितनी महत्वपूर्ण बात है देखिए। आज भी गांव के व्यक्ति को सामान्य रूप से सरकारी कार्यालय में क्या होता है बताइए? उस दृष्टि से देखते हैं कि ये तो कुछ नहीं आता है, पिछड़े हुए हैं, इस दृष्टि से देखते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, आज एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। यह नदी है वर्धमार नदी। मैंने हमारे अधिकारियों से 5-6 बार पूछा कि वर्धमार नदी को वर्धमार क्यों कहते हैं, बताइए। कोई नहीं बता पाया। तो आज हमारी मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग थी, तो एक मीडिया का बंधु बोला कि सर यहाँ बैल को वर्ध बोलते हैं और ये नदी दलदली नदी थी, और जब बैल इसके अंदर से जाते थे तो कुछ बैल फंस जाते थे और मर जाते थे, इसलिए उसे वर्धमार कहते थे। अब आप सोच के देखिए। मैं आपको भी एक दायित्व दे रहा हूँ। आपको मैं गुरुजी रविंद्र शर्मा का एक वीडियो भेजूंगा, आज आप सुनिएगा। उसके आधार पे हम गांव में क्या क्या परंपराएं अभी भी बची हुई हैं जिनको हम संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जैसे गौशाला में हमने एक अभी तकनीक अपनाई है कि जो नीचे पिलर बने और ऊपर छप्पर लग जाए, तो नीचे ठंडा भी रहता है और सस्ता भी पड़ता है। तो जो शेड हमारा 20-25 लाख का पड़ रहा था वो 4-5 लाख रुपए तक आ चुका है, केवल छप्पर वाला शेड बनाने से। और उसका लाभ भी बहुत है। वो तो तपता है, गाय परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरा जो शेड है वो क्या है? अच्छा है, ठंडा है। हर मौसम में गर्मी के अंदर ठंडा रहेगा, ठंडी में गर्म रहेगा। इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है?
और सबसे बड़ी बात इको फ्रेंडली है। जब नष्ट होगा तो धरती में समा जाएगा, ठीक है, और वो जब नष्ट होगा तो हाँ वापस फिर बनाओ। लोहे को बनाने में समय लगता है, फिर उसको ले जाने में समय लगता है, फिर पैसा लगता है, 50 तरह के झंझट होते हैं। भारतीय व्यवस्थाओं की एक और विशेषता होती थी, वो झंझट से और ताम झाम से विहीन होती थी। झंझट नहीं पालने पड़ते थे। आपने देखा होगा जब आपका सामान्य घर था तब समस्या नहीं थी। फ्रिज आया, कूलर आया, टीवी आया, एसी आया, पंखा आया, तो क्या हुआ, आज इसकी मरम्मत कराओ, आज ये खराब हो गया, आज ये ठीक कराओ। पहले कुछ ठीक ही नहीं कराना, कुछ था ही नहीं तो ठीक क्या कराएंगे, ठीक है। तो जितनी अधिक, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ जब भी कार्यक्रम करें, जैसे अभी चौपालें हमने शुरू की तो हमने कहा चौपाल में कोई मंच वंच की आवश्यकता नहीं है। यदि विद्यालय है वहाँ करा लीजिए, यदि वहाँ ग्राम सभा का कोई कार्यालय है या हॉल बना हुआ उसी में करा लीजिए, ठीक है। तो बस एक माइक रखिए, इसके अलावा ना माला की आवश्यकता है, ना माला पहनाइए किसी को, और ना मंच बनाइए। हमेशा 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये अपव्यय होता है उससे। उसकी बजाय यदि उसके कुछ पुस्तकें खरीदें, लाइब्रेरी तैयार करें या कोई निर्माण करें तो वो अधिक प्रभावी भी होगा और अधिक उपयोगी भी होगा, मितव्ययी रहेगा हमारे लिए। तो शिक्षा को भारतीय बनाने का अभियान सबसे कठिन है। तो अभी जो हमने लिया है ना हाथ में अपने, वो सबसे कठिन है, इससे कुछ कठिन है ही नहीं। इसलिए शैक्षिक संगठनों को क्या करना है, हमें उनके साथ संवाद स्थापित करना है। और ये जो वर्ग है, प्रशासक वर्ग, ये बुद्धिमान भी है, चतुर भी है, परिस्थितियों को समझने वाला भी है। इसलिए इस वर्ग के साथ भारतीय शिक्षा की अनिवार्यता को लेकर शास्त्रार्थ होना चाहिए। भावना और बुद्धि दोनों को संबोधित किया जाए, और जनमानस का भी जब प्रबोधन करेंगे तो वो भी प्रबोधित होगा। तो 3 काम करने हैं। एक तो शिक्षक को लीडरशिप लेनी है, शिक्षक को प्रशासक वर्ग को समझाना है, और तीसरा जनमानस का प्रबोधन करना है। अब तो उल्टा हो रहा है, प्रशासक शिक्षक को समझा रहा है। इसीलिए हमने एक कविता लिखी थी, एक कारण था उस कविता को लिखना था, मैं तुझको क्यों समझाऊं। तो सिस्टम से मुक्त होने का मार्ग पुनरुत्थान बता रहा है सभी को, और शैक्षिक संगठन सरकार से कृपा मांगने के स्थान पर सरकार से शिक्षा की मुक्ति मांगें, ये भी करना पड़ेगा। तो हमारे शिक्षक संगठनों के भाई बहन हैं, उनको समझाइए, ये वाला पाठ पढ़ाइए पूरा, कि आप कृपा मत मांगिए कि हमें ये दो ये दो ये दो, आप तो पूर्ण मुक्ति मांगो, और पूर्ण आपका क्या होना चाहिए, नियंत्रण शिक्षा पर होना चाहिए। और शासकों को भी इस कार्य में साथ में लिया जाना चाहिए। शासन, प्रशासन, धर्म संस्थाएं, शैक्षिक संगठन, वो सारे मिलकर इस समस्या के समाधान का बीड़ा उठाएं। इस कठिन क्षेत्र को पार किए जाने के लिए विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना विश्वविद्यालयों के ज्ञान साधना नहीं हो सकती। हमारे यहाँ राजाओं को मार्गदर्शन विश्वविद्यालय दिया करते थे। जो चाणक्य थे वो भी कहाँ थे, विश्वविद्यालय में ही थे, और वो राजा को खड़ा किया उन्होंने पूरा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो इन विश्वविद्यालयों के बिना समाज प्रबोधन भी नहीं हो सकता। तो प्रशासक के साथ बैठिए और सिस्टम को किस प्रकार जकड़न से मुक्त और जीवित बनाना है, ये भी उनको बनाए, और उनको कहिए कि आप चिंता से मुक्त हो जाइए, आप बाकी सब काम करिए, ये सारे काम किस पर छोड़ दीजिए, शिक्षकों के ऊपर। तो किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, बरसों बरस का काम है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षा का अर्थार्जन के साथ संबंध विच्छेद कर दिया जाए और अर्थ करे शिक्षा को अर्थोत्पादन के क्षेत्र से जोड़ दिया जाए, और अर्थोत्पादन के क्षेत्र में मिलने वाली सहायता बंद कर दी जाए, इतना कहने के बाद तो भयभीत हो जाएंगे सभी। परंतु ऐसा किए बिना शिक्षा की और समाज की मुक्ति नहीं हो सकती। यानी हमें शिक्षा से शुल्क तो नहीं लेना,
लेकिन शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति आजीविका प्राप्त करे, ऐसा तो उसको बनाना है। तो बड़े उद्योगों को विकेंद्रीकृत करने से क्या हुआ, अर्थ क्षेत्र भी स्वायत्त हो जाएगा। आप सोचिए कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनकी स्थिति क्या है, सारी चीज़ें केंद्रीकृत। हम क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। हम उद्योग स्थापित करेंगे और डिसेंट्रलाइजेशन होगा। क्या उद्योग से डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है? सारे धंधे नष्ट हो जाएंगे वहाँ पे, फिर एक उद्योग बचेगा, उसमें 200-250 लोग नौकरी करेंगे। जिस प्रकार शिशुओं का पालन पोषण और भोजन किसके अधीन होता है, घर की माता के अधीन, उसी तरह से 10 वर्ष तक की शिक्षा, 10 नहीं तो 8 वर्ष तो कम से कम माता पिता के अधीन होनी चाहिए। 8 वर्ष से पहले तो बच्चे को विद्यालय भेजना ही नहीं चाहिए, ये नियम था। अब तो धीरे धीरे क्रैच आ गए हैं, आंगनबाड़ी या शिशु वाटिकाएँ आ गई हैं। वो तब आई हैं, वो आपातकालिक है। आप ये मानिए कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में आई है, जब माता पिता कुछ कर ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है बच्चों का पालन पोषण पढ़ाना कैसे है, तब की वो स्थिति है। तो गृहस्थाश्रम चलाने की शिक्षा घर में प्राप्त हो सकती है और घर को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग मानना है और घर को एक विद्यालय के रूप में स्थापित करना है। तो इस तरह गृहस्थाश्रम की शिक्षा घर में माता पिता के अधीन और अर्थार्जन की शिक्षा अर्थोत्पादन के क्षेत्र में दी जाए तो केवल क्या बचेगी, ज्ञानार्जन की शिक्षा। तो माता पिता गृहस्थाश्रम की शिक्षा दे देंगे। अर्थोत्पादन की शिक्षा, किसानी करनी है तो किसान के पास सीखो, दर्जी बनना है तो दर्जी के पास जाके सीखो, आयुर्वेदाचार्य बनना है तो आयुर्वेदाचार्य के पास जाके सीखो। तो वहाँ जा कर के आप सीखेंगे। आप सोचिए, बहुत सारे डॉक्टर्स को, आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर हैं उनको बहुत सारी कुछ चीज़ें नहीं पता, जैसे ये भी नहीं देखना आता है। जबकि जो गुरुकुल है, गोतीर्थ विद्यापीठ, वहाँ पे बच्चे 8वीं 10वीं में पढ़ते हैं। 8वीं 10वीं कक्षा तो नहीं है, 8वीं 10वीं के बराबर पढ़ते हैं। उन बच्चों को नाड़ी इत्यादि सब देखना आता है, पता है बात आपको। जबकि आयुर्वेदाचार्य को नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो परंपरा से सीख रहे हैं, प्रतिदिन देखते हैं औषधि देते हुए, प्रतिदिन देखते हैं ये करते हुए, और छोटे बच्चे में धीरे धीरे सीख गए। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उस आयु के अंदर, यानी 15-16 वर्ष की आयु तक तो सब बच्चे सीख जाते हैं जिनकी रुचि होती है। और ज्ञानार्जन की शिक्षा कहाँ देनी है, विश्वविद्यालयों का अधीन। सोचो सरकार का कितना बड़ा भार खत्म हो जाएगा यदि आंगनवाड़ी सेंटर में शिक्षा नहीं रहे और माता पिता देना शुरू कर दे। सरकार का बोझा भी खत्म और बच्चे का माता पिता से लगाव भी अधिक होता है। तो विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या का दायित्व ले ले, सरकार भी इनको कोई सहायता नहीं करे और समाज पर आधारित होकर विश्वविद्यालय ज्ञान क्षेत्र के विकास में काम करें, तब ज्ञान, संस्कार और अर्थार्जन तीनों मुक्त श्वास लेंगे। आज ज्ञान भी मुक्त नहीं है, संस्कार तो है ही नहीं, घरों में बहुत कम रह गया है, अर्थार्जन भी मुक्त नहीं। सारे लोग नौकरी के पीछे, यानी 100% लोग 7.25% के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये काम सरल नहीं है परंतु असंभव भी नहीं है। एक एक गांव में यदि शिक्षकों से निवेदन किया जाए तो गांव के बच्चों की शिक्षा की चिंता करें और माता पिता भी अपने बच्चों की शिक्षा चिंता करने में सहयोग करें। लेकिन प्रथम तो ऐसा मानना ही पड़ेगा कि माता पिताओं के लिए भी विद्यालय का आरंभ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण और संगोपन उनके लिए भी कठिन विषय बन गया है। इसलिए शिक्षकों के लिए भी विद्यालय होने चाहिए और शिक्षक और माता पिता को विद्यालय और घर चलाने में सक्षम बनाया जाए। तो कहाँ होना चाहिए बताइए? शिक्षकों के लिए विद्यालय, माता पिताओं के लिए विद्यालय, और ऐसे विद्यालय कहाँ बनने चाहिए? धर्म केंद्रों पर। और ये व्यवस्था भारत के अनुरूप होगी। अब जैसे धर्म विषय आ जाता है लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, ये तो बहुत अनुचित हो रहा है। जबकि हमारे यहाँ धर्म का बहुत सरल आशय था कि लोगों में प्रेम, आत्मीयता, एकात्मता और कर्तव्य परायणता की भावना का विकास करना। ये विचार आज तो विचित्र लगेगा आपको। अभी हम बता रहे हैं कि अरे माता पिताओं का विद्यालय क्यों होगा, शिक्षकों का विद्यालय क्यों होगा, हम तो स्वयं विद्यालय में पढ़ाते हैं, हमारा विद्यालय क्यों? तो विचित्र और असंभव सा लगेगा, परंतु जिन लोगों के हृदय में भारत जीवित है, जिनके अंतरंग में भारत है, वे इसे शीघ्र स्वीकार करेंगे और प्रजा के अंतःकरण को भी सुख का अनुभव होगा
और प्रजा की आशा भी पल्लवित पुष्पित होगी। तो विश्वविद्यालय के अध्यापकों का दायित्व सर्वाधिक अधिक होगा। उनकी वेतन सुरक्षा भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनको समाज पर विश्वास रखना पड़ेगा। इतिहास कहता है और वर्तमान भी कहता है कि समाज ने गुरुओं का सम्मान किया और समृद्धि देने से भी समाज कभी चूकता नहीं है। परंतु ये लिखित करार नहीं होगा कि भाई आप 20,000 50,000 रुपया महीना देंगे, लेकिन यदि आप योग्य हैं तो अपने आप गुरुओं के पास और धर्माचार्यों के पास लोग आते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे प्रसिद्ध हो जाते हैं तो क्या करोड़पति अरबपति खरबपति भी होते हैं। आप सोच सकते हो जो ऋषि याज्ञवल्क्य के पास कितनी संपत्ति थी, 1000 गायें सींग में स्वर्ण से युक्त रहती थी। सोच के देखिए। और जब वो गए छोड़ करके अपनी दूसरी पत्नी को दे करके, तो सारा का सारा धन छोड़ के चले गए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुकुल ऋषि मुनि निर्धन थे, निर्धन नहीं होते थे, बहुत धनी और समृद्ध होते थे। तो अब तो एक ही काम हो सकता है, वो है विश्वास रखना, जो शास्त्र में लिखा है। परंतु कच्चे अध्यापक होंगे वो तो अपने आप छोड़ देंगे, क्योंकि कच्चे अध्यापकों को बाहर भी जाना पड़ेगा, नहीं तो शिक्षा क्षेत्र की शुद्धि नहीं हो पाएगी। और अनेक पहलुओं का एक साथ विचार करना पड़ेगा, सभी पक्षों के साथ मिलकर विचार करना पड़ेगा, तभी शिक्षा स्वतंत्र और स्वायत्त बनेगी। और ब्रिटिश शासन से मुक्ति तो तभी मिलेगी जब शिक्षा मुक्त होगी। तब तक हमारी स्वाधीनता भी टेक्निकल स्वाधीनता है, सार्थक नहीं। तांत्रिक सार्थकता, तांत्रिक रूप से हम स्वाधीन हैं, वास्तविक नहीं। अब आगे विषय बिंदु 4 है अर्थनिरपेक्ष शिक्षा। अब शिक्षा अर्थनिरपेक्ष कैसे हो, अर्थात शिक्षा में शुल्क ही नहीं मिले। ऐसा हो सकता है? सरकारी विद्यालय तो सोच सकते हैं क्योंकि सरकार सारी प्रतिपूर्ति करते हैं, लेकिन क्या अन्य लोग सोच पाएंगे कि शिक्षा का शुल्क नहीं मिले? शिक्षक स्वयं ही नहीं सोच पाएगा कि वेतन नहीं मिले तो मेरा जीवन कैसे गुजरे, मैं शिक्षक ही क्यों बनूं फिर तो। लेकिन भारत का आदर्श 9800 वर्षों तक यही रहा है। जो स्मरण है सभी को इतिहास का, वो 8200 ईसा पूर्व से है, और तब से लेकर के आज लगभग 10,000 वर्ष हो गए हैं। तो तब से भारत को तो ऐसा अनुभव है कि सारी प्राकृतिक आवश्यकताएं प्राकृतिक संसाधनों से पूरी होती है। हवा, पानी, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, उनको क्रय विक्रय की वस्तु भी नहीं माननी चाहिए। और ब्रिटिशर्स के आने से पूर्व तो भूमि पर भी मनुष्य का स्वामित्व नहीं था। गांव की भूमि होती थी, खेती के लिए सबकी होती थी, केवल निवास की भूमि पर व्यक्ति का स्वामित्व होता था। और नदियों के पानी को रोकने पर बांध बनाने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि नदी को तो रोक ही नहीं सकते हम, रोक, और इसको समाजद्रोह माना जाता था उस समय। तो अन्न, हवा, पानी प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता था, व्यय नहीं करना पड़ता था। आज अन्न के लिए भी व्यय कर रहे हैं। उस समय परिश्रम करो, अपना अन्न उगाओ गाँव में, पानी अपना भर के लाइए या जो वर्षा जल है उसको संग्रहित कीजिए, और हवा अत्यंत शुद्ध थी। तो इस प्रकार जो जीवन को उन्नत और प्रगतिशील बनाने वाली बातें थी, उस पर अर्थ का प्रभुत्व नहीं था, और पैसा ज्ञान की, कला की, उपदेश की अपेक्षा क्षुद्र माना जाता था। तो जो ज्ञान था, कला और उपदेश थे, ये अधिक समृद्ध होते थे, और वो इन श्रेष्ठ बातों को तोलने वाला हो ही नहीं। एक साधारण क्या समझ थी कि पैसा सबसे क्षुद्र होता है, ज्ञान, कला, उपदेश इन सभी से। और ये इतनी सादी समझ थी जिसको हमने गंवा दिया है, और अर्थ का इतना बड़ा जंजाल बन गया है कि जीवन को जटिल और दुखी बना दिया है। आप सोच के देखिए, सबसे ज़्यादा दुखी कौन? हाँ, जो जितना पैसा आ रहा है वो और अधिक दुखी हो रहा है, उसे और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए। तो पश्चिम के प्रभाव से मुक्त होने का एक बड़ा आयाम है अर्थनिष्ठता से मुक्ति। भारत धर्मनिष्ठ राष्ट्र है, और धर्म के अविरोधी अर्थ और काम होना चाहिए। इसी से समृद्धि भी बढ़ती है, संस्कृति भी बढ़ती है, और हमारा अतीत का अनुभव भी यही कहता है। तो धर्म के अविरोधी अर्थ का तात्पर्य क्या है? हाँ, अधर्म से नहीं आना चाहिए अर्थ घर में, कभी भी नहीं आना चाहिए। जीवन का नियम होना चाहिए। जैसे
हमें दूध में पानी मिला के नहीं बेचना, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तो बिजनेस स्कूल्स में क्या शिक्षा दी जाती है बताओ? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय हुक और बाय क्रुक। अब बताओ ये कौन सी शिक्षा है भाई? कैसे भी कमाओ। और ये छोटी सी चीज हर व्यवहार में लागू हो जाती है। कैसे भी आपको पास होना है, कैसे भी आपको नौकरी पानी है, कैसे भी आपको धनार्जन करना है, कैसे भी आपको फसल अधिकाधिक उत्पादन करनी है, कैसे आपको उद्योग चलाना है, कैसे भी वस्तु कैसी भी बनाओ, प्रॉफिट होना चाहिए। सामने वाले के स्वास्थ्य का कोई चिंता नहीं, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। और धर्मनिष्ठ होकर उपयोग करने वालों पे विश्वास भी नहीं करते लोग। हाँ, वो कहते रह जाते हैं कि हम सही हैं। देखिए होता क्या है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति को एक ही चीज़ प्रभावित करनी चाहिए, वो है उसका अपना आत्म। क्योंकि बाहर के अनुसार चले तो बाहर तो घोर अंधकार है ना, आंधी चल रही है, अंधकार की भी आंधी चल रही है। वो चाहती है कि आपका दीपक भी बुझ जाए। लेकिन अगर वो ये चाह रहा है कि हमारा समाज जो उपभोग कर रहा है वो अच्छी चीज का करे, तो उसको मतलब उसके लिए भी नहीं है संकट। मेहनत करनी। आज आप बहुत सारे किसान आते हैं, उनको ऑर्गेनिक फसल बेचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, दौड़ धूप करनी पड़ती है। जबकि जो रासायनिक है वो थोड़ी सस्ती होती है तो सब ले लेते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक दिन समय आएगा कि लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, भाई साहब आपकी ही गेहूं लेंगे, आपके ही चावल लेंगे, आपका ही श्री अन्न लेंगे। क्योंकि पश्चिम में तो धर्म की कल्पना ही नहीं है, उनका तो जीवन लक्ष्य है कि ये कामनाओं की पूर्ति करो। और भारत के अंदर व्यवहार जीवन में भी क्या है? धर्म लक्ष्य है। उनके अंदर परम पुरुषार्थ क्या है? अर्थ है। तो वे तो धर्म के अविरोधी होने की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए ये समीकरण अंग्रेजों को कभी समझ आया ही नहीं। लेकिन विडंबना तो ये है कि उनका समीकरण हमारा समीकरण बन गया। अब अर्थनिष्ठा से मुक्ति प्राप्त करनी है तो शुरुआत में क्या होना चाहिए? हमें सीखना चाहिए कि अर्थनिष्ठता होती कैसे है, अर्थनिष्ठता का अर्थ क्या है। हमें अर्थ तो चाहिए पर अर्थनिष्ठता नहीं चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अब अर्थनिष्ठता जैसे ही बोलेंगे लोग कहें अरे इनको पैसे ही नहीं चाहिए क्या? पैसा चाहिए भाई, अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है, अच्छे से रहना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से बच्चों का विवाह करना है, सब कुछ अच्छे से करना है। तो अर्थनिष्ठता नहीं होना चाहिए कि अर्थ ही सब कुछ, नहीं संचयन भी करना है लेकिन अर्थ ही सब कुछ, ये वाला भाव नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पे कर्म करेंगे और फिर पैसा आ रहा है तो खूब पैसा इतना आए कि कोई कल्पना भी नहीं कर पाए, अधिकाधिक धन आना चाहिए, कोई समस्या नहीं। तो अर्थनिष्ठा के स्थान पर धर्मनिष्ठा अपनाने से क्या होता है? अर्थ या समृद्धि अपने आप बढ़ती है। इसलिए हमें धर्मनिष्ठता चाहिए और धर्मनिष्ठता के आधार पर समृद्धि आए, ऐसा मानना और करना तो अर्थनिष्ठता का ही दूसरा स्वरूप है। तो धर्मनिष्ठता से समाज की धारणा भी होती है और धर्म के अविरोधी काम भी होता है। लेकिन आज क्या है, शिक्षा को अर्थनिरपेक्ष बनाने के बारे में कोई चिंतन ही नहीं कर रहा है। तो अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का सार क्या है? पढ़ने और पढ़ाने में पैसा मापदंड नहीं होना चाहिए। पैसा है इसलिए पढ़ेगा, पैसा नहीं इसलिए नहीं पढ़ेगा, पैसा है इसलिए बड़ा विद्यालय, पैसा नहीं इसलिए छोटा विद्यालय, ये मापदंड नहीं होना चाहिए। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है? ज्ञान क्षेत्र और अर्थ क्षेत्र दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए। आज तो ज्ञान क्षेत्र ही व्यवसाय बन गया, यानी ज्ञान क्षेत्र ही क्या बन गया है? अर्थ क्षेत्र है। और अर्थ क्षेत्र में चाहे कैसे भी पैसे कमाओ, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, विवेक की आवश्यकता नहीं है, बस अधिकाधिक धनार्जित करना चाहिए। तो अर्थार्जन और ज्ञानार्जन दो अलग अलग बातें हैं, दोनों का घाल मेल नहीं करना। तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि ज्ञानार्जन निःशुल्क होता है। निःशुल्क को भी केवल पैसे से नहीं जोड़ा जा सकता है। ज्ञान बस हमारे लिए शिक्षा का अर्थनिरपेक्ष होने का तात्पर्य इतना ही है कि ज्ञानार्जन की पात्रता पैसा नहीं है, कि ऐसा नहीं कि इतना पैसा होगा तो ही ज्ञानार्जन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आजकल तो ऐसे ही है ना, इस विद्यालय में यदि 1 लाख रुपया नहीं दिया तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए थी?
ज्ञान, ज्ञान, विनम्रता, आत्मीयता, धार्मिक सेवा, सेवा, कर्तव्य परायणता, यदि ये आपके सद्गुण हैं दायित्वबोध। तो विद्यालय में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो ज्ञानार्जन करने में क्या है? श्रद्धा, विनय, सेवा, विनय परायणता, संयम, सदाचार, ये होनी चाहिए। और ये बाहरी शर्तें नहीं हैं, ये वास्तविक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। और पैसे जैसे भौतिक पदार्थों में रियायत दी जा सकती है, लेकिन इन गुणों में तो बिल्कुल नहीं। और ये मापदंड इतने कठोर होने चाहिए कि इसमें कोई आरक्षण भी नहीं होनी चाहिए, न तथाकथित ब्राह्मणों का, न तथाकथित शूद्रों का। जिस किसी के पास जिज्ञासा है, श्रद्धा है, वो पढ़े। इतिहास तो हमारा पूरा भरा पड़ा है इनसे। तो जिस किसी के पास जिज्ञासा और श्रद्धा है, उसे पढ़ाना ही है, उसे पढ़ना ही है। और जैसा आपको आवश्यकता होती है, उस अनुपात में हमारे यहाँ समाज तो पैसा देता ही है। तो पढ़ाने वाला कभी दरिद्र भी नहीं होता था, क्योंकि उसकी आवश्यकता के साथ साथ समाज की क्षमता और सम्मान की भावना के अनुपात में शिक्षक को मिलता था। जैसे समृद्ध समाज के मंदिर भी समृद्ध होने थे। आज आपको नहीं लगता अरे इतने बड़े बड़े मंदिर? आज सोच सकते हो, आज एक राम मंदिर बना तो पूरे देश में क्या उल्लास है, सोचिए। और उस समय तो कितने बड़े बड़े मंदिर रहे होंगे। तो क्या इतने बड़े मंदिर थे? तो समाज है वो समृद्ध रहा होगा या निर्धन रहा होगा? तो स्वाभाविक है, ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े मंदिर बिना पैसे के तो नहीं बनते होंगे उस समय भी। ठीक है, भारत के शायद सबसे ज्यादा रिच मंदिरों में से है पद्मनाभन स्वामी। हाँ, तो वो तो सबसे अमीर मंदिर है। हाँ, तो वहीं गए थे हम लोग। हाँ। तो इसका भावात्मक और संस्कारात्मक पक्ष भी हमें गहराई से समझना होगा। जैसे पत्नी को पत्नी धर्म निभाने के लिए घर में वेतन नहीं दिया जाता, घर के लोगों को घर का काम करने के बदले और खाना या भोजन के वास्ते पैसा नहीं दिया जाता, घर के लोगों की परिचर्या के पैसे नहीं मांगे जाते, उसी तरह से पढ़ाने के भी नहीं पैसे मांगे जाते। उपनिषद गंगा का प्रथम एपिसोड अवश्य देखिएगा, आपको अवसर मिले, वो यही बात करता है। तो घर के काम करने वाले घर के लोग नौकर नहीं होते, ये भी होते हैं। और समाज के बाल, किशोर और युवाओं को पढ़ाने वाला समाज का नौकर नहीं है, और अभी क्या है? हाँ, नौकरशाही। उल्टे गुरु होता है। जिस प्रकार निर्धन पति से या निर्धन पिता से मुझे इतना तो चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से निर्धन समाज से भी शिक्षक अधिक अपेक्षा नहीं कर सकता। यदि गांव में निर्धनता है तो शिक्षक नहीं कहेगा मुझे पैसा चाहिए, मैं आपकी तरह जीऊँगा जैसा आप जी रहे हैं। गांव समृद्ध है तो शिक्षक भी वहाँ का समृद्ध होगा। तो जिस प्रकार धनवान पति या पिता प्रेम से और आनंद से पत्नी और बच्चों के लिए नई नई वस्तुएं लाते हैं, उसी तरह से समृद्ध समाज भी शिक्षकों के आदर और सम्मान के लिए आवश्यकता से अधिक देता है। और समाज के विश्वास से शिक्षक निश्चिंत हो सकता है। लेकिन ऐसा समाज बनाएगा कौन? शिक्षक। वो भी बनाना शिक्षक का दायित्व है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो शिक्षक है ना, वो तो पिवोटल रोल है उसका, एक तरह से धुरी के रूप में वो काम करता है। और शिक्षक को तो ऐसा पता ही नहीं भाई मेरे को क्या लेना देना समाज से, शिक्षक ये कहता है। ऐसा नहीं है, शिक्षक का ही दायित्व है समाज बनाना, विद्यालय बनाना, घर को बनाना, आसपास के परिवेश को बनाना, हर चीज़ को सही बनाना। वो किसका दायित्व है? लेकिन वो बनाएगा कब? जब वो स्वाध्याय करेगा। इसीलिए पुनरुत्थान का ये वर्ष स्वाध्याय वर्ष घोषित हुआ है। ये वर्ष क्या है? क्योंकि एक ही काम है शिक्षक का, मूल काम क्या है? स्वाध्याय करना। और स्वाध्याय करेगा, पढ़ाएगा तो स्वाभाविक ही, मूल काम है पढ़ना। और जब पढ़ेगा तो आदमी अपने आप ही बताता है ना मैं ये किया ये किया ये किया, तो वो अपने आप स्वाभाविक की अभिव्यक्ति है वो। तो मूल काम स्वाध्याय है और स्वाध्याय की अभिव्यक्ति अध्यापन है। तो ऐसे सांस्कृतिक धरातल पे हमें शिक्षा को ले जाना है जहाँ शिक्षा पश्चिम के राहु से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। लेकिन आज तो बहुत विपरीत स्थिति है। एक और तो सरकारी प्राथमिक विद्यालय निःशुल्क चलते हैं, दूसरा लाख रुपया देकर भी लोग सिफारिश से बच्चों को भेजते हैं विद्यालय में।
क्योंकि वहाँ लाखों का वेतन मिलने की संभावना है, इसलिए लाखों का शुल्क भी देना पड़ेगा। और जहाँ नौकरी मिलने की संभावना नहीं है वहाँ कोई पढ़ने के लिए जाता नहीं है। तो कौन सा व्यवसाय या नौकरी करने हेतु क्या पढ़ाई करनी है, इसका भी कोई विचार नहीं है। आप सोच के देखिए, आपको नहीं लगता कि सबके लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अभी अनिवार्य है, शासन से सहमत है, लेकिन हमें चिंतन तो करना चाहिए कि ठीक है आखिर ज्ञान हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? कक्षा 8 तक चलो ठीक है अनिवार्य हो गया, उसके बाद क्यों? कक्षा 8 के बाद तो आपको जिसको जो स्किल चाहिए वो करना है। भाई सब हम 10,000 रुपये का बाबू बनाने के लिए थोड़ी, प्राइवेट आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए थोड़ी बनाएंगे लोगों को। तो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और संगणक के अलावा अन्य सभी विषय निष्प्रयोज्य माने जाते हैं, क्योंकि पैसा नहीं मिलता, इसलिए साहित्य नहीं, संगीत नहीं, कला नहीं, खेल नहीं। अब ये धारणा बलवती क्या बन गई है कि आज बाजारीकरण के सामने अर्थनिरपेक्ष शिक्षा संभव ही नहीं हो सकती है, परंतु इसे संभव बनाने की अनिवार्यता है। एक दो चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, ये सिद्धांत तो पुराने पोंगापंथी सिद्धांत हैं। याद रखिए, व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है लेकिन सिद्धांत में परिवर्तन नहीं हो सकता। बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये व्यवहार नहीं है, सिद्धांत है। फिर आप चरण छूते हो, प्रणाम करते हो, आशीर्वाद लेते हो, आशीर्वाद देते हो, ये व्यवहार है। ये तरीका हो सकता है परिवर्तित हो जाए कभी, है या नहीं? ठीक है, पहले तो कोई कहता है अंगूठों तक चरण स्पर्श करो, कोई कहता है चलो थोड़ा सा भी झुक लो, ये अलग अलग व्यवहार हो सकता है, लेकिन बड़ों की आज्ञा पालन तो सिद्धांत है ना, करना ही करना है। तो इसी तरह से अर्थनिरपेक्ष शिक्षा सिद्धांत है, व्यवहार नहीं। आप एक बार सोच के देखो ना, यदि एक बार साइकिल शुरू हो गया हमारा, जैसे एक बैच पूरे देश में निःशुल्क शिक्षा का निकला, वो शिक्षा को पैसा देगा या नहीं, ये बताइए? निःशुल्क निकलेगा तो वो बाद में शिक्षा को देगा दान, वो दान देगा। क्यों देगा दान? क्योंकि उसने स्वयं क्या है, निःशुल्क अर्जित किया है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितनी वो फीस देता उससे दुगनी तो कम से कम देगा ही देगा वो दान। ये नियम होता है। जहाँ से आपको निःशुल्क ज्ञान मिलता है वहाँ आप बहुत सारा शुल्क दान देते हैं। आप स्वयं सोच के देखिए, हमारा सामान्य अनुभव भी यही है। मंदिर में जाते हैं, शांति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, प्रसाद मिलता है, हम अपने आप क्या है चढ़ावा 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जैसी श्रद्धा होती है वैसी चढ़ा के आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान या कृपा के बदले हम कुछ नहीं दे सकते हैं, वो तो क्या है, केवल प्रतीक है। तो हमें बाजार चाहिए, ऐसा नहीं हमें बाजार नहीं चाहिए, लेकिन बाजारीकरण नहीं चाहिए। इसीलिए शिक्षा और बाजार को एक दूसरे से अलग करना है, स्वतंत्र करना है, इसकी शिक्षा सबको देनी है। उदाहरण के लिए व्यापार कैसे करना है, इसकी शिक्षा व्यापारी की दुकान में होनी चाहिए। खेती कैसे करनी है, खेत में होनी चाहिए। भोजन कैसे बनाना है, अब भोजन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं सब लोग, जाओ रेसिपी की बुक पढ़ो। नहीं जाना भाई, जहाँ भोजन बनाती है गृहिणी वहाँ सीखे। ठीक है, पूजा पौरोहित्य सीखना है तो कहाँ जाओ, पंडित जी के साथ जाओ मंदिर में। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, आपने नाई की दुकान पे देखा होगा, एक व्यक्ति बाल काटता है, 2 छोटे छोटे बच्चे उनको घूरते रहते हैं लगातार। वो क्या कर रहे हैं, और वो जो हेयर सैलून वाले से 100 गुना अच्छा बाल काटते सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वे देख देख के सीख रहे हैं। और हमारा वणिक जो समाज है वो व्यापार में इतना अग्रणी क्यों है पता है? क्योंकि गर्भ से ही व्यापार की शिक्षा है। जब वो छोटा बच्चा होता है तो पिता के साथ गोद में गद्दी पर बैठता है। इससे अच्छा व्यापारी कौन बनेगा बताओ? बचपन से उसने सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ लिए। खेती वाले ने बचपन में ही सारे खेती के सिद्धांत पढ़ लिए। और मैं तो एक और शर्त लगाता हूँ, मैंने कहा एक किसान बिल्कुल दूर का जो आपको लगे इसको कुछ नहीं आता है, उसको बुलाइए। दूसरा बिल्कुल एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट को बताइए, और उसको एक काम करिए कि मिट्टी कौन सी है पहचान के बताओ, और आप पौधा पहचान के बताओ ना, वो पौधा पहचान पाएगा कोई। ठीक है, अब जैसे कल हमारे यहाँ भिंडी के पौधे लगे हुए थे, ऊपर सूख गए थे, तो जो झोपड़ी बन रही है पीछे, तो उस पर काम कर रहा व्यक्ति आया,
कि साहब एक काम करो, इसको ऊपर से काट दो, ऊपर से पक गया है, जब काट दोगे पौधे को तो नीचे से फूटेगा और अच्छी भिंडी आएगी। अब बताओ, एक सामान्य समझ की चीज़ वो बिना किसी कोई गाइडेंस नहीं देने आया। यदि एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक को बुलाते हैं तो पहले कार भेजनी पड़ती, फिर एक बड़ा व्यवस्था करनी पड़ती, फिर 200 लोगों की सभा बुलानी पड़ती, फिर वो ज्ञान देता और वो ज्ञान अप्लाई भी नहीं होता। और वो व्यक्ति आया चलते चलते कि इसको ऐसे कर दो ये ठीक हो जाएगा। धरातल से जुड़ा व्यक्ति है। एक कथा सुनाता हूँ। केरल में एक जहाज लंगर में फंस गया, तो अंग्रेज़ों ने सारा जोर लगा लिया, सारी मशीनें, वो जहाज़ तो भारी होता है बहुत, वो हटा ही नहीं। तो एक व्यक्ति जा रहा था, कह रहे ये क्या कर रहे हो कि हम तो पिछले 15-20 दिन से इस जहाज़ को चाहते हैं कि लंगर से समुद्र में चला जाए, जा ही नहीं रहा क्योंकि जाम हो चुका था वो। तो क्या लिया, इतना ही नहीं आता कि एक काम करिए, जो केले हैं ना, केले के छिलके इसमें डालिए सारे, ये चल जाएगा। उन्होंने केले के छिलके डाले और वो फिसल के आगे निकल गया। बताइए, अब जिन लोगों को उन्होंने विदेश से भी बुलाया, ब्रिटेन से भी व्यक्ति आए उसको निकालने के लिए, वो भी नहीं निकाल पाए। और गांव का व्यक्ति चलता चलता उसने कहा ये कर क्या रहे, ऐसे करो चल जाएगा। और वो उसी दिन निकल गया जिस दिन उसने केले के छिलके बताए। केले के छिलके मंगवाए गए, वहाँ डाले गए और उसके बाद में वो निकल गया। यानी कितना सरल सादा सूत्र था जो आना चाहिए था और नहीं आ पाया उनको। तो इसलिए जो शिक्षा है ना, उसको जो हमने जकड़ दिया है ना, मैं हमेशा कहता हूँ हमने 15x20 के बॉक्स में शिक्षा को घुसा दिया है कि इस कक्षा में एसी रूम बना करके बैठेगा वो शिक्षित, जो इससे बाहर है वो अशिक्षित। और मैं तो जाता हूँ गांव के लोगों से बहुत देर बात करता हूँ, आधा घंटा। यहाँ भी आते हैं ना, उनका बाबा आओ बैठो, वो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताते हैं, कहते हैं कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि साहब कीड़े मारने की सबसे अच्छी दवा क्या है पता है? आप बताओ। वो क्या, जो राख है ना चूल्हे की, उसको आप डाल दो, सारे कीड़े मर जाएंगे। और अभी क्या हो रहा है, बाजार से जाओ, पेस्टिसाइड खरीदो और सबको केमिकल से बनाओ। और वो बता रहा है साहब क्या हमारे वो ना छोटा सा किचन, क्या हमने ना घर के पीछे खेती कर रखी है। घर के पीछे खेती में क्या कर लिया हमने, केवल उस पर राख डालते हैं और राख से ही हमारी सारी की सारी फसल हो जाती है। कि नीचे गोबर गोमूत्र तो डालते हैं लेकिन ऊपर राख ही डालते हैं। और कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो गोमूत्र का छिड़काव करते हैं। बस आप सोच के देखिए। हाँ, वो नीम की, उन्होंने नीम का भी बताया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सादी समझ है। और यदि यही सरकारी डिपार्टमेंट में होता तो क्या करते पता है, कीटनाशक का छिड़काव कर दो भाई, फटाफट 200 कीटनाशक लाओ, छिड़काव करके रासायनिक बना दो, केमिकल युक्त बना दो, वो आपको बीमार करेगी, गैस बनाएगी। के प्रभाव से बचाने के लिए भी पहले राख छिड़कते थे। हाँ, ऐसे ही करते थे। तुलसा जी हम उसी से बचाते हैं। तो सामान्य शिक्षा क्या है, 15-16 वर्ष की आयु तक सामान्य शिक्षा नहीं चलनी चाहिए। हमारी सामान्य शिक्षा 8-10 वर्ष की होनी चाहिए। और 16 वर्ष तक का व्यक्ति तो अर्थार्जन के लिए संपन्न हो जाना चाहिए। आप सोच के देखिए, 16 वर्ष के शिवाजी राज्याभिषेक, 16 वर्ष के अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन, रानी गांडीनेल्यू स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी। और अभी 16 वर्ष तक तो ऐसे घूम रहे, अभी तो बच्चा है। अरे भाई, इसको योग्य बनाओ आप। अभी बच्चा क्यों कर रहे हो? इस बच्चे को ही आपने नष्ट कर दिया पूरा। तो आज अर्थार्जन के लिए शिक्षा है, परंतु अर्थार्जन की शिक्षा की व्यवस्था कोई नहीं है। अब देखिए कितना विरोधाभास है। इसमें क्या लिखा है, अर्थार्जन के लिए शिक्षा है। सब बताते हैं कि आपको क्या बताएंगे, इतना पैकेज देंगे, परंतु अर्थार्जन की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अर्थार्जन के लिए है कि आइए पढ़िए, अर्थार्जन होगा, लेकिन अर्थार्जन कैसे करना है उसकी शिक्षा नहीं है। आप पढ़ा लिखा अर्थार्जन कर सकता है? मान लिया पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, क्या कमाएगा वो? क्योंकि अर्थार्जन की शिक्षा है ही नहीं, उसने कभी अर्थ कमाना ही नहीं सीखा। तो उसे हम व्यवस्था नहीं कह सकते, उससे अर्थार्जन होगा ही, इसकी भी कोई निश्चिंतता नहीं है। यदि अर्थ करे शिक्षा को, अर्थ क्षेत्र से जोड़ देंगे तो शिक्षा क्षेत्र में क्या बचेगा? ऐसा प्रश्न इसलिए उठता है कि हम शिक्षा को अर्थ के साथ जोड़ते हैं। वास्तव में बिना किसी विशेषण के शिक्षा क्या होती है? आया अंतर?
अभी हमारे लिए क्या है बच्चों को पढ़ाना? पैकेज। अच्छा मनुष्य बने, अपने धर्म का, नियम का, कर्तव्यों का पालन करें, वो नहीं है बच्चा। बच्चा क्या है अभी? केवल पैकेज वाला बच्चा। मेरा बच्चा पैकेज बच्चा। कितना पैकेज मिला? 1 करोड़। अरे बहुत अच्छा बच्चा है। कितना पैकेज मिला? 10 लाख। अरे ये थोड़ा खराब बच्चा है, ये तो कुछ ही काम का नहीं है, पैकेज ही नहीं है। लेकिन जब वो फील्ड में जाता है तो वही कमाल करता है। फिर तो देश और संसार का ज्ञान, अतीत और वर्तमान का ज्ञान, व्यक्तित्व विकास के सारे आयाम, तत्व ज्ञान और मनोविज्ञान, नीति और सदाचार, एकात्मता और समग्रता सब धर्म के ही तो अंग हैं। इसलिए धर्मकरी शिक्षा सबको अनिवार्य होनी चाहिए, परंतु कानूनन अनिवार्य नहीं करना कि भाई आज कानून बनाओ सबको अनिवार्य है। इससे नहीं होगा। अभी भी कितने कानून बनाए और कितनों का पालन होता आप देखिए। हमने 100% साक्षरता कानून बनाया, लेकिन कितना फर्जी डाटा भरते हैं लोग बताइए अभी भी। ठीक है, तो कानून से नहीं होगा ये किससे होगा? ये हमें मन बनाना होगा। तो तंत्र खड़ा जैसे ही करोगे तो बाध्यता हो जाएगी, भाई ठीक है 100% है तो 100% कर ही देते हैं। विद्यालय में होता है ना, अभी डाटा भर देते हैं 100%, लेकिन वास्तव में नहीं होता। तो अंतःकरण से विवेक पूर्वक धर्म तत्व के साथ जब स्वीकार्यता होगी, तब वास्तव में व्यक्ति क्या बनेगा? स्वतंत्र बनेगा, स्वायत्त बनेगा। तो धर्मकरी शिक्षा को धर्म क्षेत्र के साथ जोड़ने से सारी समस्याएं दूर हो जाती है। परंतु कठिनाई ये है कि आज तो धर्म क्षत्रिय व्यवस्थित है, वो शिक्षा का दायित्व लेने में असमर्थ है। उसे निवेदन अवश्य करना चाहिए, परंतु शिक्षा क्षेत्र को ही धर्मकरी शिक्षा का दायित्व लेना है। हम धर्म क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? केवल निवेदन, आइए प्रभु आप हमें ज्ञान दीजिए, आप आचार्य हैं, आप धर्माधिकारी हैं, आप धर्माचार्य हैं, आप हमें ज्ञान दीजिए। लेकिन दायित्व किसको लेना पड़ेगा? ये भी शिक्षा क्षेत्र। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षक इज द की पर्सन जिनको सब कुछ करना है। और मुझे लगता है कि आप चाहें तो पूरे गांव को सुधार सकते हैं, क्योंकि शिक्षक अच्छा काम करता है तो पूरा गांव उसका अनुसरण भी करता है। तो धर्मकरी शिक्षा क्या है? समाज को सुसंस्कृत बनाती है। फिर उसके साथ अर्थकरी शिक्षा होगी, उसे समृद्ध बनाती है। और सुसंस्कृत और समृद्ध समाज क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, क्योंकि समृद्धि और संस्कृति एक दूसरे की पूरक होती है। संस्कृति के बिना समृद्धि आसुरी होती है, और समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं होती। भारत ने हमेशा दोनों साथ रहे ऐसी ही व्यवस्था बनाई है। उदाहरण के रूप में आज यदि आपके पास धन है तभी तो धर्म के लिए मंदिर बना सकेंगे, तभी तो दान दे पाएंगे, तभी तो भिक्षा दे पाएंगे, तभी समित पानी दे पाएंगे, तभी तो दक्षिणा दे पाएंगे। अन्यथा कैसे दे पाएंगे बताइए? नहीं दे पाएंगे ना। तो हमारे यहाँ कभी भी एक जो अंग्रेजों ने कुप्रचार और दुष्प्रचार किया वो क्या था पता है? कि भारत के लोग तो कहते कि आप तो धर्म का पालन करो, कमाने उमाने कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं था भारत में। भारत में दोनों थे। भारत में ऐसे ऐसे विपणी होते थे, ऐसे ऐसे व्यवसायी होते थे जिनके घर पे ध्वजा टंगी रहती थी। वो किस बात की सूचक होती थी पता है? इसके पास 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसके पास 5 कोटि स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसके पास 10 कोटि स्वर्ण मुद्राएं हैं। और ध्वजा लगती थी कि अब मेरे पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं हो चुकी हैं। अभी है किसी के पास इतनी? और भारत कह रहे हैं कि भारत समृद्ध है। लूट लिया है भारत को पूरा। तो जो अंतिम पंक्ति है उसे पुनः पढ़ेंगे। संस्कृति के बिना समृद्धि आसुरी होती है, और समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। भारत ने दोनों व्यवस्थाएं साथ बनाई। हमने भोग भी साथ बनाया तो योग भी साथ बनाया, हमने अर्थ भी साथ बनाया तो मोक्ष भी साथ में बनाया, हमने अभ्युदय भी साथ बनाया तो निःश्रेयस अर्थात मुक्ति भी साथ बनाई। हमने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों समृद्धियों को एक साथ बनाया, कभी एक दूसरे को अलग अलग नहीं रखा।